हूँ। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने अभी तक प्ले स्टोर से 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, आप 5 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। हम इस लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जो हमारा भोजन होता है वो किन किन मार्ग का अनुसरण करते हुए पहुंचता है। तो हमने देखा था कि भोजन 5 स्टेप्स फॉलो करता है। तो उसमें से हमने सबसे पहले देखा था अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण जो होता है हमारा वो मुख में होता है, और मुख में क्या होता है, मुख गुहा। जो हमारा माउथ होता है उसे मुख गुहा बोला जाता है। मुख गुहा अगर बोला जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें साथ में सम्मिलित हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, जैसे हमारे टीथ, जिह्वा, लाल ग्रंथि वगैरह। तो हमने देखा था कि जो भोज्य पदार्थों को हमने मुख में लिया, टीथ का क्या कार्य है, फिर उसके बाद जिह्वा में से लाल ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, लाल ग्रंथियों में से लार किस तरीके से निकलती है और लार के कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ग्रसनी क्या होती है, ग्रासनली क्या होती है, और फिर आमाशय देखा और यकृत देखा। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। देखिए हमने क्या क्या देख लिया था। मुख गुहा, दांतों से भोजन को अच्छे तरीके से चबा लिया, पेस्ट जैसा लुगदी जैसा बना लिया। उसके बाद जिह्वा, जिह्वा से हमारी क्या रहेगी, लार, जिह्वा से कनेक्ट रहती है लार ग्रंथियां, और जो लार ग्रंथियां रहती है उसमें से लार का स्त्रावन होता है, और जिह्वा से हमें क्या होता है, टेस्ट का पता चलता है। ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए क्रमाकुंचन गति करते हुए ग्रासनली तक भोजन जाता है। फिर आमाशय में गया, आमाशय में हमारा जो भोजन होता है वो अम्लीय अम्लीय हो गया है, और जो यकृत है वो पित्त रस का स्रावन करता है। जो पित्त रस में क्या होता है, पित्त रस का पीएच वैल्यू क्षारीय होता है। यहाँ पर ये क्षारीय और ये अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय माध्यम आपस में अग्नाशय में मिलते हैं और उसको क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। अब देखिए हम देखेंगे अग्नाशय क्या होता है। ये अग्नाशय भी एक टाइप की ग्रंथि होती है। इसका क्या कार्य है, यदि पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो अग्नाशय होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो हमारी यकृत होती है, और उसके बाद होती है हमारी अग्नाशय। हमने सहायक ग्रंथियों के रूप में भी नाम लिखे थे। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने देखा था कि जो सहायक ग्रंथियां होती है वो होती है लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो देखिए अग्नाशय है हमारी दूसरी बड़ी ग्रंथि। यह शरीर की दूसरी बड़ी तथा मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो वो अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की विपिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन का स्रावन करती है। जो होता है ना अग्नाशय, उसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन्स का स्रावन करती है। ये 2 टाइप का हार्मोन्स निकलता है उनकी कोशिकाओं से। एक हमारी जो होती है अल्फा सेल्स होती है और एक बीटा सेल्स होती है, जो जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। लैंगरहैंस की अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। जो लैंगरहैंस की जो अल्फा सेल्स है उससे ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो वो होगा हमारा ग्लूकेगॉन हार्मोन। जो कहाँ से निकलता है, तो अल्फा सेल्स से निकलता है या अल्फा कोशिका से निकलता है। और जो हमारी जो बीटा सेल्स होती है वो बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलता है। बीटा जो सेल होते हैं उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो हमारा होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारा अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो बीटा सेल से जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन जो होता है ना वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। जो अग्नाशय से जो रस निकलता है उसे अग्नाशयी रस कहा जाता है। इसमें इसी रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये जो रस होता है ये क्या करता है, लगभग बहुत सारा भोजन जो होता है वो पच जाता है वहां पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये हो गया अग्नाशय के कार्य। आपको याद रखना है कि अग्नाशय से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाएगी अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो आपको बताना अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगरहैंस की विपिकाएं में कौन कौन से सेल्स होती है, एक होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो होता है ग्लूकेगॉन, और जो बीटा सेल्स होती है उससे इंसुलिन निकलता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया अग्नाशय। अब हम देखेंगे कि अग्नाशय से भोजन अब हमारा कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में किस तरीके से पाचन होता है। देखिए नेक्स्ट। अब अग्नाशय से हमारा जो भोजन है वो कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में पहुंच गया। छोटी आंत में इसका क्या कार्य होता है, पहले देख लेते हैं कि जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर लंबी होती है, काफी लंबी होती है। ये यहाँ से जैसा हमारा मान लीजिए यहाँ से था, यहाँ से ये हो गई हमारी छोटी आंत। ये जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर। कितनी होती है, 6.5 मीटर। छोटी आंत को क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित अल्फा सांकुर विलाई द्वारा पोषण पदार्थों का अवशोषण होता है। इसका मतलब क्या है, अब ये जो हमारी होती है ना छोटी आंत, इसमें छोटी छोटी सी विलाई जैसी बनी होती है। तो ये क्या करती है, जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ये अल्फा सांकुर या विलाई द्वारा क्या होता है, भोज्य पदार्थ में से जो पोषक तत्व रहते हैं उनका क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। सारे ये ऑब्जर्व कर लेगी ये छोटी आंत हमारी, और छोटी आंत से अपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है। जो छोटी आंत का जो काम होता है वो क्या होता है, वो पोषक तत्वों को क्या करना है, अवशोषण करना है, ऑब्जर्व करना है। और फिर उसके बाद छोटी आंत से हमारा भोजन कहाँ चला जाता है, ये हमारा गया भोजन हमारी बड़ी आंत में। ये है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत में यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ, और ये वाला वो होता है हमारा एनस जिसे गुदा द्वार कहते हैं, और यहाँ से होते हुए मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो यह होती है 1.5 मीटर लंबी। छोटी आंत जो होती है वो काफी लंबी होती है, 6.5 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत होती है ये इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बड़ी आंत बोला जाए तो बड़ी आंत मतलब बहुत बड़ी होगी, जबकि उसकी लंबाई कम है। इसका उल्टा याद रखना है कि छोटी आंत बोला तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो छोटी आंत की लंबाई है हमारी 6.5 मीटर, और जो हमारी बड़ी आंत है उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। यह अपचे भोज्य पदार्थ से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है। अब क्या हुआ, जो अपचा भोज्य है, अब जो हमारा काम का नहीं है वो कहाँ चला गया, बड़ी आंत में पहुंच गया। अब जो बड़ी आंत है ना वो क्या करेगी, उसमें से जल और खनिज का अवशोषण कर लेगी बड़ी आंत, और जल और खनिज का अवशोषण कर लेगी और यहाँ से इधर चला जाएगा, और फिर वो अपचा भोज्य पदार्थ बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो बड़ी आंत होती है ना इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम जिसको मलद्वार कहा जाता है, से आगे। अब देखो ये 3 चीजें, ये यहाँ वाला पोर्शन जो रहेगा वो सीकम कहलाएगा, ये कैलोन कहलाएगा, कोलन, और ये रेक्टम यहाँ रहेगा, और यहाँ उससे होते हुए कहाँ चला जाएगा, गुदाद्वार एनस में जाएगा, और एनस से क्या हो जाएगा, अपचा भोज्य पदार्थ बाहर निकल जाएगा, त्याग दिया जाएगा। ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि जो हमारा पोषण का जो होता है वो प्रोसेस 5 स्टेपों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण में हमने क्या किया, भोजन को मुख में रखा, फिर उसके बाद भोजन कहाँ से होते हुए, कौन से मार्ग से होते हुए कहाँ आया, ये सारी चीजें अब हमने देखी। एक बार हम डायग्राम के थ्रू शॉर्ट में देख लेते हैं और ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से अंग में कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है और उनके क्या क्या कार्य। देखिए नेक्स्ट, ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा फिगर बना हुआ है। इसमें देखिए क्या 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 चीज आपको याद रखनी है। ये है हमारा माउथ, ये माउथ है। माउथ से हम क्या करेंगे, भोजन को अंदर लेंगे। भोजन को अंदर लिया, यहाँ पर हमारे रहेंगे टीथ। क्या रहेंगे हमारे टीथ। जो टीथ रहते हैं वो 4 प्रकार के रहते हैं।
और उनके कार्य भी बता दिए थे कि क्या क्या होते हैं। तो कुछ टीथ जो हमारे जो सामने वाले जो टीथ रहते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। और जो हमारे नुकीले जो टीथ होते हैं जिन्हें केनाइन कहा जाता है, तो वो जो टीथ होते हैं या रत्नक दांत बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, भोजन को चिरने फाड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद जो चवर्णक दांत और अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे टीथ, तो भोजन अच्छे से पीस गया। अब हमारा यहाँ ग्रसनी में गया, ये वाली हमारी है ग्रसनी। क्या है बेटा, ग्रसनी। पूछा जाता है ग्रसनी की लंबाई कितनी है, तो ग्रसनी की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी से हम जहाँ से निकल रहे हैं ना वो हमारी ग्रसनी है। उसके बाद हमारी ग्रसनी से जॉइंट हो जाती है ग्रास नली, और जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई पूछी जाए तो ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। पूछा जा सकता है कि जो ग्रास नली से भोजन कौन सी गति करते हुए जाता है, तो वो क्रमाकुंजन गति करते हुए भोजन कहाँ आता है, हमारे आमाशय में आता है। अब जो हमारा आमाशय है, ये आमाशय की जो भित्तियां है, दीवारें है ये वाली, तो यहाँ से जो दीवारें है उसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां। आमाशय में कौन सा पाया जाता है, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जो क्या करती है, जठर रस का स्त्रावन करती है। कौन से रस का स्त्रावन करती है, जठर रस। और जो जठर रस होता है ना उसमें होता है HCl। क्या होता है, HCl होता है। तो यहाँ पर आया हुआ पूरा भोजन हमारा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और यहाँ पर जो आमाशय में जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है पेप्सिन। आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है ये पूछा जाता है तो आप बताओगे पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ये आपको याद रखना है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। और ये जो है हमारा ये यकृत है, जिसे क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीवर। जो सबसे बड़ी जो हमारी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी यकृत। यकृत जो हमारा होता है वो पित्तरस का संग्रहण करता है। पूछा जाता है पित्तरस का संग्रहण कौन करता है, तो वो हमारा यकृत करता है। और जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें क्या रहता है, पित्तरस भरा हुआ होता है, तो ये इसमें रहता है पित्तरस भरा हुआ। और जो हमारा जो यकृत है इसको अगर 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, काट भी दिया जाए, तो उसमें रीजनरेशन पावर होता है, जिसके कारण इतना जो यकृत का जो टुकड़ा है, इतना जो भाग है वो फिर से बन जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सेकेंड नंबर पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी वो आती है अग्नाशय। क्या आती है, अग्नाशय। और देखिए जो यकृत होता है हमारा, ये तो पित्तरस का स्रावन करता है, ये तो हो गया। अब जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में होता है अग्नाशयी रस। तो जो अग्नाशय होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है लाइपेज। कौन सा पाया जाता है, लाइपेज। अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य है वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करना। जो लाइपेज एंजाइम है उसका काम क्या है, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करना। और जो यकृत है उसका क्या कार्य क्या है, तो ये भोजन के अम्लीय मात्रा को क्या करता है, कम कर देता है। जो पित्तरस होता है वो वहां से यहाँ से पित्तरस इसमें आ जाता है और भोजन में मिल जाता है। तो जो हमारा पित्तरस रहता है उसको थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो क्षार और अम्ल मिलकर हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और ये जो हमारा अग्नाशय होता है इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। जो अल्फा सेल होती है वो दोनों सेल जो होती है ना वो हार्मोन्स का स्रावन करती है। तो जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, उससे जो हार्मोन निकलता है। और जो बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो फिर से ग्लाइकोजन को क्या में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये होता है अग्नाशय में। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत में जैसे ही हमारा भोजन आए, यहाँ तक तो पूरा पाचन वैसे तो संपन्न हो चुका है, पूरा पाचन यहाँ तक हो जाता है। वैसे तो हमारा पाचन स्टार्ट हमारे मुख से हो जाता है, मुख से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो जो टाइलिन नामक जो एंजाइम रहता है जो हमारी लार में पाया जाता है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन। तो वो एंजाइम क्या करता है, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे रोटी खाते हैं तो उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट, जो भी अनाज खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या में चेंज करता है, शर्करा मतलब माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। या आप याद कर सकते हो कि स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, पर कौन सी शर्करा में, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है यहाँ पर हमारा टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है, तो हमारे लार में पाया जाता है।
और फिर यहाँ पे देखिए जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन आ गया, यहाँ तक पाचन पूरा संपन्न हो चुका है। जो छोटी आंत होती है ये क्या करती है, उसमें से पोषक तत्व जो रहता है वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और जो अपचा भोज्य पदार्थ रहता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत में भोज्य पदार्थ गया, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से जाते जाते बड़ी आंत में क्या करते हैं, ये बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो क्या करता है, जल और खनिज को अवशोषित कर लेती है हमारी बड़ी आंत, और जो अपचा भोज्य पदार्थ रहता है वो यहाँ से एनस द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ये होता है हमारा पूरा पाचन तंत्र। यहाँ हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। एक बार यहाँ देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम जो होता है ना बेटा हमारा, वो होता है लार में। कौन से काय में पाया जाता है, लार में होता है। और टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा, माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट करता है। और फिर जो रेनिन होता है, ये क्या है, रेनिन जो एंजाइम है हमारा, जो हमारा रेनिन एंजाइम है वो कैसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केसिन होता है ना वो काय में पाया जाता है, तो वो दूध में पाया जाता है। वैसे ह्यूमन बॉडी में तो वैसे ये एंजाइम नहीं पाया जाता, ये बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, नवजात शिशु, वो दूध का सेवन करते हैं। तो ये जो उनमें पाया जाता है तो वो क्या करते हैं, केसिन को काय में, पैराकेसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है रेनिन एंजाइम। और जो पेप्सिन होता है ये हमारा आमाशय में पाया जाने वाला रस है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन का पाचन करता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा लाइपेज होता है ये अग्नाशय में पाए जाने वाला रस है, इसे अग्नाशयी रस भी कहते हैं, जो वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। हमने देखे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आधी प्रोसेस हो चुकी थी और इसमें हमने अग्नाशय से देखा था। तो उसमें हमने सारी प्रोसेस देखी थी कि हम भोजन किन किन मार्गों से जाता है और कौन कौन से रस होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होती है, कौन कौन सी हमारी सहायक ग्रंथि है, ये सारी चीज हमने उसमें बताई थी। तो आप पहले इसके पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के बाय बाय, हैव अ नाइस डे।